नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद बाकुली एक बार फिर से आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज की वीडियो अत्यंत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में अपन जो नॉन वालों का पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट पेपर लगा था, फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, इसमें किस प्रकार का आपका पेपर गया। जो नॉन वाले हैं उनके ये जो पेपर है उनको सॉल्व करने वाले हैं, और हमने जो मॉडल पेपर बनाया था उसमें से कितने क्वेश्चन आए हैं, पूरी चीज़ों का एनालिसिस मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। तो इस प्रकार की इम्पोर्टेंट वीडियो मैं लेकर आता रहता हूं। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और जो टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर आप उसमें जुड़ सकते हो। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया पेपर गया होगा आज का, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा पेपर गया है आपका। ठीक है, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ाई थी, उनमें से काफ़ी कुछ आया है। तो जो दो दो अंकों के क्वेश्चन थे वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, पॉलिटिकल ग्रंथ किसने लिखा था, और ये हमने जो दो दो अंकों के क्वेश्चन करवाए थे उनमें आया है। ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि पॉलिटिकल जो ग्रंथ था वो अरस्तु ने, ठीक है, आपको सामने दिख रहा है अरस्तु ने ये ग्रंथ लिखा था। पॉलिटिक्स जो ग्रंथ है ना वो अरस्तु ने लिखा था। ठीक है, और नीचे दूसरा क्वेश्चन भी मैंने तैयार किया था कि प्लेटो ने रिपब्लिक ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है ना जो आपका जो सेकंड पेपर होने वाला वहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। तो अरस्तु है ना जिसने इसको लिखा था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, व्यवहारवाद। इसको मैंने है ना जो चिल्ला कर पढ़ाया था, जो 20 नंबर का क्वेश्चन भी आपको तैयार करवाया था। ठीक है, बड़े क्वेश्चन भी अपन देखेंगे कि कितने क्वेश्चन आए। बहुत सारे क्वेश्चन आए हमारे जो मॉडल पेपर हमने बनाया था उसमें से 5 क्वेश्चन आए बड़े। 6 में से 5 क्वेश्चन आना छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, तो व्यवहारवाद को मैंने बढ़िया तरीके से बताया। तो 1945 के बाद में ये विचारधारा ही परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण में काफ़ी सारी बुराइयाँ आ गई थी, तो उसको दूर करने के लिए ये व्यवहारवाद आया था। तो मैंने बताया था कि बड़ा क्वेश्चन अपन पढ़ रहे हैं तो छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि रॉबर्ट डहल के अनुसार व्यवहारवाद, यानी रॉबर्ट डहल ने इसके बारे में बताया था, तो उसके अनुसार ही व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान की असफलताओं के प्रति असंतोष का परिणाम है। यानी राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण था उसमें काफ़ी बुराइयां आ गई थी, उन बुराइयों को दूर करने के लिए दृष्टिकोण आया था। इस क्रांति का उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना था, या राजनीति विज्ञान को कल्पना के आधार पर न बनाकर वैज्ञानिक बनाना चाहता था ये दृष्टिकोण। ठीक है, अर्थात व्यवहारवाद एक बौद्धिक क्रांति थी जो परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण की कमियों को दूर करने के लिए आई थी। ठीक है, तो ये बड़े क्वेश्चन में मैंने बढ़िया तरीके से बताया था, आप बढ़िया तरीके से करके आए होंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर चलता है, ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान को परिभाषित कीजिए। जिस पॉलिटिकल साइंस को आप पढ़ रहे हो उसकी परिभाषा ही इन्होंने पूछ ली। ठीक है, तो मैं इसका आंसर देना चाहूँगा आपको। ये देखो मैंने पहले ही लिख लिया है। ठीक है, राजनीति विज्ञान की परिभाषा। ठीक है, राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है, देखिए साधारण शब्दों में यदि आप इसका अर्थ लगाना चाहोगे तो राजनीतिक विज्ञान में मानव का जो राजनीतिक जीवन है, मानव की जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे राजनीतिक व्यवहार का मतलब जो जितने भी चुनाव होते हैं आप उन्हें देखते हो, जितनी पार्टियां उनका व्यवहार क्या होता है, वो सारी की सारी चीज़ें राजनीति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो देखो वह विज्ञान है जो मानव के राजनीतिक और सामाजिक प्राणी होने के नाते उससे संबंधित राज्य और सरकार दोनों संस्थाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, तो राज्य और सरकार दोनों संस्थाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें हैं ना जो अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग तरीके से लिख रखी हैं, तो थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद में देखो चौथा क्वेश्चन, ये हमने मॉडल पेपर जो दो दो अंकों का बनाया था उसमें से आया था। इस क्वेश्चन को मैंने 2 प्रकार से आपको बताया था। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 2 प्रकार से क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते थे। यदि आपने ऐसे याद किया है कि मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता की अवधारणा के 3 प्रकार बताइए,
तो यदि आप ऐसे लिख कर आए हो कि मैक्स वेबर के द्वारा बताए गए सत्ता के प्रकार निम्न है और सत्ता के प्रकार लिख दिए, जैसे स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पहला था परंपरागत सत्ता, ठीक है, दूसरा बौद्धिक कानूनी सत्ता, तीसरा चमत्कारी या करिश्माई सत्ता। तो इसको बढ़िया तरीके से मैंने समझाया था। यदि आप ऐसे लिख कर आए तो ठीक है, और यदि आपने दूसरे प्रकार से, मैंने इसको दूसरे प्रकार से बताया था आपको, इस प्रकार से करके आए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। व्यवहार में सत्ता 3 प्रकार की होती है। पहली रेखा अधिकार सत्ता, दूसरी स्टाप अधिकार सत्ता और तीसरी क्रियात्मक अधिकार सत्ता। तो इस प्रकार यदि आप लिख कर आए हो, दोनों प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने बताया था, ठीक है। तो करके आए होंगे, जिन्होंने वीडियो देखा होगा उनको बहुत ही लाभ हुआ है, क्योंकि ठीक है। इसके बाद में राजनीति विज्ञान और इतिहास में कोई 2 अंतर बताइए, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने इस प्रकार तैयार करवाया था आपका कि राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में कोई 2 अंतर बताइए, लेकिन यहाँ पर दूसरी विषय डाल दी उसने, इतिहास, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैंने वो क्वेश्चन बार बार आया हुआ था, इसलिए मैंने है ना जो समाजशास्त्र से इसके 2 अंतर उसमें डाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसका आंसर देना चाहूँगा मैं आपको, ठीक है, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो देखो, राजनीति विज्ञान में राजनीति विज्ञान मनुष्य के राजनीतिक जीवन और राजनीतिक संस्थाओं का ही अध्ययन करता है। देखो, राजनीति विज्ञान में मानव के जो राजनीतिक जीवन है, वो किस प्रकार चुनाव लड़ रहा है, किस प्रकार क्या कर रहा है, किस प्रकार वो वोट दे रहा है, यानी राजनीतिक जीवन, उसका अध्ययन इसमें किया जाता है राजनीति विज्ञान में। और इसमें राजनीतिक जितनी भी संस्थाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है, ठीक है, राजनीति विज्ञान। लेकिन इतिहास में ऐसा नहीं है। इतिहास का जो अध्ययन क्षेत्र वो बहुत विस्तृत है। इसमें मनुष्य के संपूर्ण जीवन व समस्त संस्थाओं के अतीत का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसमें यह बताता है वो कि मनुष्य का जन्म कहाँ से हुआ और अब तक की कहानी, यानी पूरा इतिहास बताया जाता है इसमें। तो इसमें इतिहास में तो पूरी है ना जो राजनीति विज्ञान भी आ गई, ठीक है। तो इतिहास का जो अध्ययन क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है, ठीक है। दूसरा था राजनीति विज्ञान में पर्यवेक्षणात्मक एवं दार्शनिक पद्धतियों का भी प्रयोग करता है, ठीक है। राजनीति विज्ञान में अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इतिहास में वर्णनात्मक पद्धति का प्रयोग अधिक किया जाता है, ठीक है। तो देखो, इसमें अंतर बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यदि ये आपके मैच नहीं खा रहे और आपने दूसरी जगह से पढ़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसके अंतर बहुत सारे हैं। आपने जो याद किया, कहीं मैं वो यहाँ पर नहीं लेकर आई हूँ, तो आपको निराश नहीं होना। जहाँ पर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका, ठीक है। इसके बाद में हमने क्वेश्चन देख लिया। हाँ, छठा क्वेश्चन आया था, बिल्कुल इजी आया था छठा क्वेश्चन। तो शक्ति पृथक्करण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले तो ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? मॉन्टेग्यू ने दिया था, ठीक है। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आसानी से, इसका तो आंसर मेरे हिसाब से तो आपको पता होगा कि शासन के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इस सिद्धांत में ये बताया गया था कि तीनों अंगों के बीच में जो शक्तियाँ दी गई हैं उनमें है ना जो संबंध नहीं होना चाहिए, उनमें अंतर होना चाहिए। यानी जैसे व्यवस्थापिका को जो शक्तियाँ दी गई हैं वो कार्यपालिका से अलग होनी चाहिए, ठीक है। कार्यपालिका को कुछ शक्तियाँ दी गई हैं वो न्यायपालिका से अलग होनी चाहिए, यानी तीनों की जो शक्तियाँ हैं, जो कार्य हैं, वो बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए। पृथक्करण है, ठीक है। तो यही अवधारणा थी इसका, ठीक है। 7वां क्वेश्चन आया था राजनीतिक विकास को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। किसी प्रकार से आ सकता था, लुसियन पाई ने इस पर प्रमुख विचार डाला था। तो यदि आप ऐसे लिख कर आए हो लुसियन पाई के अनुसार, तो बहुत ज़बरदस्त आंसर हो जाएगा आपका। लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास संस्कृति का विसरण है, ठीक है। यदि संस्कृति जो है ना उसमें यदि फैलाव होता है तो राजनीतिक विकास होगा, और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाना है। इसी के साथ इन सब में सामंजस्य बैठाने का प्रयास राजनीतिक विकास है, ठीक है। तो इस प्रकार करके आए होंगे आप, ठीक है। इसके बाद में ये भी क्वेश्चन आया था, इजी था ये, करके आए हो। बहुदलीय पद्धति क्या होती है? किसी भी देश में बहुत सारी पार्टियां होती है, राजनीतिक पार्टियां, वो सारी राजनीतिक पार्टियां हैं ना जो भाग लेती हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी, जैसे समाजवादी पार्टी, ठीक है, और उस प्रकार है ना जो बीजेपी। तो इस प्रकार की बहुत सारी पार्टियां हैं जो जब भी चुनाव होता है तो उसमें भाग लेती हैं, और जनता है ना जिसको समर्थन दे देती है, जिसको ज़्यादा वोट दे देती है, वो सत्ता में आ जाता है। वो ही क्या है? बहुदलीय पद्धति, ठीक है। जिसमें राजनीति में है ना जो बहुत सारी संस्था, वो
पार्टियों का होना ही बहुदलीय पद्धति कहलाता है। ठीक है, नवा क्वेश्चन है, निरंकुश तंत्र क्या होता है? ये बड़ा क्वेश्चन आपने किया होगा तो कर लोगे, वैसे भी इजी है। निरंकुश यानी जिसमें तानाशाही शासन हो, जिसमें जो शासन करने वाला है वो जनता द्वारा नहीं चुना जाता। इसमें एक लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र में आप जानते हो कि लोकतंत्र में है ना जो जनता है ना जो अपना नेता चुनती है, लेकिन निरंकुश तंत्र में क्या होता है कि नेता है ना जो अपनी शक्ति के दम पर है ना जो उससे सत्ता पर अधिकार करता है। जैसे पहले के राजा महाराजा हुए, वो अपनी शक्ति के द्वारा दूसरे राजा को परास्त करके, तो वो एक तानाशाही शासन का रूप अपन मान सकते हैं। तो निरंकुश तंत्र में जनता द्वारा नेता नहीं चुना जाता है, वो अपने शक्ति के बल पर उसको सत्ता को हथिया लेता है। ठीक है, और वो जनता के लिए अच्छा करे बुरा करे वो उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो इस प्रकार है ना जो 10वां क्वेश्चन आया था, मार्क्सवाद के 2 प्रमुख सिद्धांत लिखिए। ठीक है, तो मैंने है ना जो वीडियो में बताया था आपको, इसने बहुत सारे सिद्धांत दिए थे। ठीक है, इनमें से यदि 2 लिख कर आए हो तो आपका राइट आंसर होगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, तीसरा ऐतिहासिक भौतिकवाद, चौथा वर्ग संघर्ष। ठीक है, तो कोई सा भी लिख कर आए हो तो आपका इजी सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आपने कर लिए, जिसमें से अपन के है ना जो कितने क्वेश्चन आए हैं, 5 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और यदि बड़े क्वेश्चन आपने किए हैं तो उनमें से ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ठीक है, लगभग अपन मान सकते हैं 6 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और 6 क्वेश्चन भी बहुत होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये सारी चीज़ें आप कर लोगे। अब बड़े क्वेश्चन देख लेते हैं अपन कि बड़े क्वेश्चन हाँ आपको दिख रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने करवाया था, राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की परिभाषा, क्षेत्र व प्रकृति की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इसमें आधुनिक दृष्टिकोण का पूछा है, परंपरागत दृष्टिकोण की परिभाषा नहीं पूछा है। ठीक है, ठीक है, दूसरा जो बड़ा क्वेश्चन इसी में आया था, उत्तर व्यवहारवाद पर एक लेख लिखिए। ठीक है, तो प्रथम यूनिट में 2 क्वेश्चन आए जिसमें से अपन को एक करना था, तो प्रथम यूनिट में अपन देख लेते हैं, अपन ने मॉडल पेपर बनाया था उसमें आया है या नहीं आया, एनालिसिस करना चाहिए किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो यूनिट आप देख रहे हो पहली, इसमें मैंने 4 क्वेश्चन बताए थे आपको। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लो, यह है। ठीक है, इसमें मैंने दोनों दृष्टिकोणों की बात की थी, लेकिन आपको तो आधुनिक दृष्टिकोण ही पूछा है इसमें। ठीक है, तो उसकी प्रकृति और क्षेत्र पूछा है, परिभाषा पूछी है। ठीक है, इसके बाद में देखो ये आया आपका क्वेश्चन। ठीक है, उसमें लेख लिखवा रहा है उत्तर व्यवहारवाद पर। उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित जो भी है वो लिख दो, उसमें लेख का मतलब यही है। लेकिन यहाँ पर मैंने लक्षणों पर बात की थी। ठीक है, और इसका अर्थ भी मैंने बताया था, तो यदि ये पूरा करके आए तो अच्छे नंबर आने वाले हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आ गए हमारे। ठीक है, इसमें पीडीएफ में है ना जो थोड़ा कट गया वो क्वेश्चन कार्यपालिका से संबंधित क्वेश्चन था। ठीक है, तो सॉरी वो पीडीएफ से थोड़ा गायब हो गया है, शायद क्रॉप करते टाइम है ना जो कुछ हो गया है, तो उसको देख लेते हैं अपन कौन सा क्वेश्चन आया था मॉडल पेपर में। अपन इसमें देख लेते हैं हमने जो बनाया था, ये क्वेश्चन आया था। देखो कार्यपालिका से संबंधित क्वेश्चन आया था, आप करके आए होंगे। ठीक है, इसके बाद में हाँ एक क्वेश्चन ये आया था दूसरी यूनिट में, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए, इसके गुण यानी इसके गुण दोषों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो देखो दूसरी यूनिट से दोनों के दोनों क्वेश्चन आप आ रहे हैं जो मॉडल पेपर में से आए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन मैंने बनाया था, आपने देखा भी था बढ़िया तरीके से। लोकतंत्र या प्रजातंत्र के गुणों और दोषों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, एक सफल लोकतंत्र की आवश्यक शर्तें क्या हैं, तो किसी प्रकार से घुमाकर उसने दिया है, तो ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आया था और हम भी काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में तीसरी जो यूनिट थी उसमें उदारवाद के मूल सिद्धांतों लक्षणों की व्याख्या कीजिए, तो ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था। भारत में नारीवाद पर एक लेख लिखिए, तो ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं क्या दिक्कत है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर देखो नारीवाद करवाया हुआ है आपका। ठीक है, तो इस प्रकार हमने काफ़ी हद तक है ना जो अच्छा पेपर कर लिया है। दूसरे पेपर की बढ़िया तैयारी करो, उस पर भी मैंने 2 मॉडल पेपर उसमें 2-2 अंकों के डाल रखे हैं। वो पेपर आपका और भी शानदार होगा क्योंकि वो ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आता है, तो दोनों में ज़बरदस्त आपके नंबर आने चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के लिंक को अपने दोस्तों में शेयर करो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।